Hello, friends and students. Welcome to the Siddharth classes. Today, we will continue the same topic from the 10th history, chapter number 2nd, and we have covered two video already. So, if you haven't seen that videos, so go and watch. नहीं तो इस चैप्टर में आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है. So, today we'll continue with the unit 2nd, differing strands within the movement. मतलब देखो, इन प्रीवियस टू वीडियोस में वी हैव स्टडीड व्हाट डज नेशनलिज्म मीन्स, एंड द सेकंड, द फर्स्ट यूनिट, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उसमें हमने सब कवर किया था व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, एंड द वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ इन यूनिट सेकंड, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. व्हाट डज इट मीन्स? मतलब मूवमेंट के अंदर अलग अलग धाराएं. इन धाराओं से मतलब यहाँ है कि हु पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. सो विल कवर द थ्री थिंग्स. द फर्स्ट, द मूवमेंट इन द टाउन. सेकेंड, द रिबेलियन in the countryside. Will in this point we'll cover the two topics: the peasants from the countryside and tribal peasants. And third point is Swaraj in the plantations. We'll be covering these 3 points throughout this video. So without further delay, let's get started. The first, the movement in the towns. We have already discussed in our previous video that the Congress had decided will unfold the non-cooperation movement in stages. कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको हम स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे. एंड दे स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन जनवरी 1921. सो वो वहाँ तक स्टोरी कंप्लीट है. दे हैव स्टार्टेड. नाउ in this unit, we are going to study who participated in this unit. And the first point is the peoples of town. The people of town. कि शहर में जो शहर और जो सिटीज़ के अंदर लोग रहे थे, सबसे पहले उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशंस इन द सिटीज़. सो एंड दिस मूवमेंट स्टार्टेड with the strategy. They had decided earlier that they will start the movement with boycott. कि सबसे पहले हम boycott करेंगे चीज़ों को. क्योंकि हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिसाइड हो रहा था कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, तो दे डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन स्टेजेस. एंड फर्स्ट विल boycott, and second, if they repress, then we will start the full-fledged non-cooperation movement or the civil disobedience movement. So उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए the people started to boycott their support. Support means they leave the teachers job, they leave the university, they boycott the administration works, doctors, lawyers, provincial election, council elections. They boycott everything. Wherever they were supporting to the Britishers, they boycott each and everything. And they also boycott the foreign goods. मतलब हम कुछ imported चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, जैसे cloth and the daily uses things. So we stopped using them. तो boycott कर दिया. ठीक है. द वुमेन्स वर पिकेटेड बिफोर द लिक्वर शॉप्स. मतलब धरने दिए गए. तो ये सब मूवमेंट, ये सब चीज़ें मतलब हो रही थी मूवमेंट में इन द टाउन्स. सो उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला. कैसे? द बिजनेसमैन, दे आल्सो बॉयकॉट द इम्पोर्टेड गुड्स. दे स्टॉप्ड डूइंग बिजनेस विद द इम्पोर्टेड गुड्स. मतलब द एवरी strata of the society was involved in this movement.
तो इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द 1921 टू 1922। जो उनका सेल द इम्पोर्टिंग जो इम्पोर्ट गुड्स का प्राइस है वो 102 करोड़ से रिड्यूस होके ना इट रिमेन्स 57 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया था उनका इम्पोर्ट का बिजनेस व्हेन द मूवमेंट स्टार्टेड। और जब वो इम्पोर्टेड गुड्स रिड्यूस हो रहे थे तो द इंडियन स्टार्टेड ना देयर ओन टेक्सटाइल मिल्स एंड द हैंडलूम्स, तो उनका ग्राफ ऊपर चला गया था। अब मतलब व्हाट वी हैव स्टडीड अप टू नाउ that the non-cooperation movement started in the towns. The people first boycott the things, their support, their administration work, uh, and second they boycott the foreign goods. And this impact can be seen in the figures of the imported goods. And the fourth point is दूसरी तरफ वो चीज़ें कम हो रही थी तो इंडियन फैक्ट्रीज हैंडलूम्स वर इंक्रीजिंग। नाउ इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जो भी हमारे प्रोविंसेस थे, जो मोस्ट ऑफ जो प्रोविंस जो मतलब आज के टाइम में वी कैन से दैट द स्टेट लाइक, तो जो प्रोविंस थे उन लोगों ने इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया था, जो काउंसिल इलेक्शंस थे। देन व्हाई डिडंट मद्रास बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस? दिस सिंपल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर कि मद्रास के लोगों ने उसको बॉयकॉट क्यों नहीं किया। दिस इज द मेन क्वेश्चंस। मतलब जो बाकी प्रोविंस थी, जो प्रोविंसेस थी ना, उन्होंने जो काउंसिल इलेक्शंस थे उसको बॉयकॉट कर दिया था। मद्रास में एक जस्टिस पार्टी एक्टिव थी उस दौरान। द जस्टिस पार्टी वॉज एक्टिव इन द मद्रास, और ये जो पार्टी थी इट वॉज कंसिस्ट ऑफ द नॉन ब्राह्मण, मतलब जो भी इसके मेंबर्स थे वो नॉन ब्राह्मण्स थे। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि दिस इज द वे टू गेनिंग द पावर्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, है ना, एंड वेंट इनटू द काउंसिल एंड देयर वी कैन ना पुट अवर डिमांड्स, अवर राइट्स। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो दिस इज द मेन रीजन दे वर नॉट बॉयकॉटिंग द प्रोविंशियल इलेक्शंस। तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है 3 नंबर में डायरेक्टली, द एग्जामिनर कैन आस्क दैट व्हाई डिडंट द मद्रास boycott the council elections? So we can explain that the most of the provinces boycott the council elections except the Madras, because in Madras justice party were consist of the non-brahmanical Brahmins. So they were just thinking that if we participate or the contest elections, we can went into the council and can contest, and can acquire some powers and can fight for their rights. तो ये सब ऐसे we can frame this questions. तो ये एक है। दूसरा, फिर हम लास्ट में देखते हैं कि ठीक है मूवमेंट अच्छा चल रहा है, कि बॉयकॉट किया, ठीक है, सपोर्ट भी नहीं किया हमने, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लेटर्स वी फाइंड दैट द मूवमेंट स्लो डाउन। तो व्हाई डिड द मूवमेंट स्लो डाउन इन द टाउन्स? पहले ठीक से शुरू होता है, ठीक है, इस यूनिट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो पहले मूवमेंट ठीक से चलता है। फिर उसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जो मद्रास ना काउंसिल इलेक्शन में बॉयकॉट नहीं किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट में ये क्यों स्लो डाउन हो गया ये मूवमेंट? इसके 2 बिग रीजन्स हैं। समटाइम्स द एग्जामिनर कैन आस्क दिस क्वेश्चंस, व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स स्लो डाउन इन द टाउन्स? Basically, there were various reasons, but we can point out the basic 2. The first, we boycott the foreign clothes, but we didn't create other alternates. What it means कि अगर हम फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी जगह खादी का इस्तेमाल करेंगे, एंड द खादी वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव देन द मशीन मेड क्लोथ्स। दिस इज ट्रू. The normal person cannot purchase the khadi. And why it was so expensive? Because if you make some clothes with your hands, it takes time, and time increase the value. So khadi was really expensive.
So common people could not wear the khadi. So slowly they start again using the foreign clothes and the machine made clothes. Second, the people boycott the school, colleges, university ना, the courts, the administrations ना, सब कुछ उन्होंने boycott कर दिया. बट उसके बाद हम लोगों के पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था. देयर द स्टूडेंट्स कैन गो एंड स्टडी, द पीपल कैन गो एंड गेट द जॉब्स. तो खाली बॉयकॉट करना इट वॉज नॉट द सॉल्यूशंस. उस समय हमें कुछ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने थे. एंड वी अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट क्रिएट द अल्टरनेट और द इंडियन institutions. So that's why the people slowly get back to their work. So and the movement slow down in the town. आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टेजेस में अनफोल्ड होना था. तो सबसे पहले दे स्टार्टेड विद द बॉयकॉट. उन्होंने चीज़ें बॉयकॉट करी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया. उसका इम्पैक्ट हमें एक डेटा से समझा जो इम्पोर्टेड गुड्स था क्लोथ्स का, कि कैसे ना 102 करोड़ से कम हो गए 57 करोड़ के आसपास हो गया था. और कैसे बाकी सब जो प्रोविंस थे उन्होंने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया था और मद्रास ने इलेक्शन फाइट किया था. And lastly we see that the movement slow down. So we have studied why did the movement slow down in the towns. There were several reasons, but ये जो दो रीजन्स हैं कि खादी एक्सपेंसिव थी और वी डिडंट क्रिएट एनी अल्टरनेटिव. सो दीज आर द रीजन्स. नाउ द सेकंड पॉइंट, डिफरिंग स्ट्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट सेकंड यूनिट है उसका सेकंड पॉइंट, द रिबेलियन इन द कंट्री साइड. अब मूवमेंट जो कंट्री साइड में हुआ ना, अब हम थोड़ा सा विल अंडरस्टैंड द सिनेरियो इन द कंट्री साइड्स ना. तो इसमें विल स्टडी एक केस कहाँ का, अवध का. So in Awadh, the peasants were led by the Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to the Fiji as an indentured laborers. Means the Baba Ramchandra was leading this movement. वो लोगों को लीड कर रहे थे. ठीक है. तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड हु वाज द बाबा रामचंद्र. एक्चुअली ये इंडेंचर लेबर्स थे, फिजी में रह चुके थे पहले. ये इंडेंचर लेबर क्या होता है, ये मतलब जब फोर्सफुल आपको रिक्रूट करके कहीं दूसरी जगह लेके जाया जाता है अब्रॉड, एंड वहाँ पर यू हैव टू वर्क. इस तरीके से फोर्सफुली आपसे वर्क करवाया जाता है, जिसको इंडेंचर लेबर कहते हैं. द मूवमेंट here was against the तालुकदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स. तो अवध के अंदर बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे. ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के पहले की बात है. यहाँ पर अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले की थोड़ी सी स्टोरी बना रहा है कि कैसे गांव में जैसे ये मूवमेंट शुरू हुआ तो व्हाट वर द कंडीशंस ओवर देयर. सो ये बता रहा है कि एक केस स्टडी कर रहे हैं हम अवध का. ऑन वेयर इज़ द अवध, बेसिकली ये यूपी में जो लखनऊ के आसपास का एरिया है ना, उसी को अवध कहते हैं. सो वहाँ का ये केस स्टडी है. वहाँ बाबा रामचंद्र वहाँ के लोकल लोगों को लीड करते हैं, जो कि एक इंडेंचर लेबर रह चुके हैं फिजी में. और वो किस चीज़ के अगेंस्ट लोगों को लीड कर रहे हैं, मतलब फॉर व्हाट they are protesting or they're doing some movements against the तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स. अब तालुकदार क्या होते हैं, आज की तरह हम समझ सकते हैं सीएम, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं. ऐसे ही जो हमारे दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत थे उस दौरान उन्होंने दे वर अपॉइंटेड फ्यू पीपल्स टू लुक आफ्टर देयर एम्पायर्स. तो वो ही तालुकदार होते हैं. एंड लैंडलॉर्ड मीन्स लैंडलॉर्ड्स आर द पीपल्स हु हैड द बिग लैंड होल्डिंग्स. उनके पास कई कई गांव भी होते थे. तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में दे वर लीडिंग द पीजेंट्स. तो अब एंड द इशू क्या था, व्हाट वर द इश्यूज, द हाई रेंट. मतलब जब ये खेती करने के लिए उन लोगों से ज़मीन लेते थे रेंट पे, तो दे चार्ज्ड हाई रेंट एंड दे हैड टू पे मैनी टैक्सेस. उनका जो टैक्सेशन सिस्टम था ना वो ठीक नहीं था.
they want to abolitions of the begar and social boycott of oppressive landlords. वो बेगार को भी बॉयकॉट करना चाहते थे, एबोलिश करना चाहते थे, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे. यहाँ बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट पेमेंट, और यू कैन से एट फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता था उनको, क्योंकि जैसे ए फार्मर्स ना बोरो ए लैंड फॉर द कल्टिवेशंस टू द लैंडलॉर्ड. सो समटाइम्स द लैंडलॉर्ड कॉल्ड द फार्मर्स एंड असाइंड देम सम डोमेस्टिक वर्क्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, कि तू मेरे घर का काम करेगा ऐसे. तो ये बेकार होती है. द सोशल बॉयकॉट ऑफ ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, तो वो इस तरीके की जो लैंडलॉर्ड की सिचुएशंस थी, है ना, द सिचुएशंस बिटवीन टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, वो उसको ख़त्म करना चाहते थे. तो ये इशू था, और इसके अगेंस्ट में दो लोग काम करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, है ना, इन जून 1920 they visited the Awadh area and met with peasants and tried to understand their grievances. मतलब उनकी दुख तकलीफ पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं, और अवध का जो एरिया है उसको विजिट करते हैं. एंड फाइनली दे केम ए कंक्लूजन कि हमें कुछ किसानों के लिए करना चाहिए. तो दे एस्टेब्लिश अवध किसान सभा. ये ऊद लिखा हुआ है, बट ये पहले अवध को ऐसे ही पढ़ते थे. तो अवध किसान सभा वाज सेटअप इन अक्टूबर. अवध किसान सभा वाज सेटअप, और देखते ही देख से इसकी 300 ब्रांचेस ओपन हो गई, है ना, विद इन 1 month. एंड व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिंस, दे ऑल सपोर्टेड इट इन ए ग्रेट एंथुजियास्टिक वे. जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने, तो ये जो अवध किसान सभा थी, ठीक है, इन लोगों ने मतलब जिनकी 300 ब्रांचेज थी, इन सब ने मिलके पार्टिसिपेट किया. ठीक है. नाउ सो द पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, नॉट एज द कांग्रेस वांटेड. उन्होंने, ठीक है, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, बट इस तरीके से नहीं जैसे द कांग्रेस वांटेड. उन्होंने अपने तरीके से किया. अपना तरीका मतलब द हाउस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड. जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, उन्होंने तालुकदार के और मर्चेंट्स के जो हाउस थे उनको अटैक कर दिया. बाज़ारों को, और जो उनके अनाज के भंडार थे, फूड ना, ग्रेन होल्डिंग्स वर लूटेड एट मैनी प्लेसेस. The spread rumors that Gandhiji had declared that no tax were to be paid, कि गांधी जी ने कहा है कि टैक्स नहीं पे करना. ऐसे रूमर्स फैला दिया कि गांधी जी ने ये कहा है कि टैक्स नहीं पे करना. और लैंड जो है अभी लैंडलॉर्ड के पास है, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, दे वर होल्डिंग ए बिग लैंड, बट नाउ वी वुड डिस्ट्रीब्यूट लैंड्स अगेन. तो सबको थोड़ी थोड़ी ज़मीनें मिलेंगी. तो ऐसे कुछ रूमर्स फैला दिए. तो ये वाला जो, ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि what was the scenario in the town, and how and why the peasants participated. Now within this we'll study the another point, the tribal peasants. There were the two type of peasants, countryside peasants and the tribal peasant. In tribal peasant we'll study about in the Gudem hills of आंध्र प्रदेश. ये एक आंध्र प्रदेश में जो माउंटेन्स हैं उनमें एक जगह है गुडेम हिल्स. सो ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s. अभी गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है? मतलब छुप के वार करना. जैसे जंगल में कुछ लोग थे ना, वो छुप गए और सडनली जैसे कोई ऑफिसर्स आते हैं ब्रिटिश के, तो उन पे अटैक कर दिया, या उनका कुछ सामान जा रहा है तो पीछे से जाना एकदम से और उसको लूट लेना. तो इस तरीके का जो वार होता है उसको हम गोरिल्ला वार्स बोलते हैं. तो ठीक है, ये 1920 के आसपास स्प्रेड हो गया था गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश. एंड ये शुरू क्यों हुआ? बिकॉज
देखो जो जंगल के अंदर जो लोग रह रहे थे, इन द फॉरेस्ट एरिया द पीपल वर लिविंग, दे वर द नेटिव्स from the starting. They were living theirs, and now the British government passed a forest law that these people could not enter into the forest without permissions. Even they could not take their animals for grazings. ना तो वो जंगल के अंदर घुस सकते हैं, ना उनके एनिमल्स को चरा सकते हैं, एंड नीदर दे कुड ना कलेक्ट द फ्यूल वुड्स एंड द प्रोडक्ट्स, हनी, हर्ब्स, लीव्स, ये कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते. अब इससे होगा क्या? जो पीजेंट्स थे वो हर्ट होंगे, नॉट जस्ट बिकॉज दे दे हैड लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. केवल यही रीज़न नहीं था, देर वॉज अनदर रीजन्स दैट दे वर लूजिंग देयर ट्रेडिशंस. उनका कल्चर था जंगल में रहना, वहाँ काम करना, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करना. तो उनको ये लगा कि एक्चुअली दे वर टारगेटिंग देयर कल्चरल सिस्टम. तो उन्होंने मूवमेंट, गुरिल्ला मूवमेंट शुरू कर दिया, है ना. एंड दे स्टार्टेड दिस गुरिल्ला मूवमेंट ड्यूरिंग द 1920s. ठीक है. और उनको फिर वो जंगल से तो निकाल दिया गया, तो फिर वो काम क्या करेंगे? एक्चुअली फ्रॉम लॉन्ग टाइम, फ्रॉम देयर एंसेस्टर टाइम्स, दे वर जस्ट डूइंग द वन थिंग्स, द लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड कलेक्टिंग थिंग्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. बट अभी वो अंदर ही नहीं जा सकते, है ना. वट विल दे डू? सो उनको फोर्स किया गया. दे वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट बेगार टू लेट देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर. सो एक्चुअली कुछ यहाँ पर ना मिस टाइप हो गया है. चलो यहाँ पर एक्चुअली क्या था कि उनको फोर्स किया गया. जो रोड कंस्ट्रक्शंस का काम होता है ना, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो फ्री में उनसे जो कंस्ट्रक्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो काम था वो उनसे करवाना चाहते थे. ठीक है. और ये इस तरीके, ये दीज वर द रीजन्स वाई द ट्राइबल पीजेंट्स वर स्टार्टेड द गुरिल्ला मूवमेंट. एंड व्हेन द गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उनमें एक पर्सन होते हैं एलूरी सीताराम राजू. ही जैसे वहाँ पर ना बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे. द बाबा रामचंद्र वॉज लीडिंग टू द countryside peasants in the Awadh. Here in Gudem Hills in Andhra Pradesh, Alluri Sitaram Raju was leading the tribal peasants. Actually ये जो पर्सन है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है. इसने अपने बारे में ना कुछ रूमर्स फैला रखे थे. क्या? सी, ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स. इसका मानना था इसके पास बहुत सारी पावर है. ये कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता है. एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, ही कैन गैस व्हाट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट. ही कैन हील द पर्सन्स. इफ एनीवन हैज़ एनी डिजीज, ही कुड हील. वो हील कर सकता था. और उसका ऐसा मानना था कि वो गोली से भी नहीं मरेगा. ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स. और वो अपने आप को मानता था कि वो भगवान का अवतार है. बट वन थिंग इज श्योर दैट ही वॉज ग्रेट इन्फ्लुएंसर ऑफ महात्मा गांधी. वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित था. इसीलिए उसने लोगों को ना थोड़ा सा परसुएड किया कि खादी पहनो, शराब मत पियो. इन सब चीज़ों के लिए उसने मतलब परसुएड किया. बट ही वॉज द फर्म बिलीवर दैट द लिबरेशंस कुड कम ओनली बाई यूज ऑफ फोर्स, नॉट बाई नॉन वायलेंस. बस वो एक चीज़ से गांधी जी से डिफर करता था. वो क्या था कि उसका ये मानना था कि जब हमारी लिबरेशन या स्वराज आएगा तो वो ताकत से आएगा, फोर्स से आएगा, वायलेंस से आएगा. द वे द गांधी जी इज यूजिंग, द वे गांधी जी वाज यूजिंग वाज द वे ऑफ नॉन वायलेंस. उसने उस चीज़ का बिल्कुल विरोध किया, डिनाई कर दिया. और जिसकी वजह से दे टुक द मूवमेंट अदरवाइज. मतलब they attacked the police stations, attempts to kill the British officials. तो गुरिल्ला वार में यही तो होता है, अचानक से कहीं भी जाके अटैक कर देना. तो ये सब चल रहा था. फाइनली इन 1928 ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड. उसको फांसी लगा दी गई.
एंड ही बिकेम्स द लोकल हीरो, और वो लोकल हीरो बन जाता है। आज भी वहाँ की अगर कोई पुरानी पोइम्स वगैरह होती हैं उसमें इसका नाम लिया जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट ना, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ये हमारी सेकंड यूनिट है। और उसका थर्ड पॉइंट है द स्वराज इन द प्लांटेशंस। देखो, इन टाउन में किस तरीके से बॉयकॉट से शुरू हुआ, फिर उन्होंने ना बॉयकॉट किया और कैसे उसके इम्पैक्ट्स देखे गए। फिर हम कंट्री साइड पीजेंट में गए जहाँ बाबा रामचंद्र वर लीडिंग टू द पीजेंट्स, है ना। और अवध किसान सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 1920, वो सब देखा। फिर हमने समझा द ट्राइबल पीजेंट्स, अलूरी ना, सीताराम राजू, उसके बारे में समझा कि कैसे ही वॉज द ग्रेट इन्फ्लुएंसर। बहुत सारे लोग उसके फॉलोवर्स थे बिकॉज उसने कुछ रूमर्स ऐसे फैला रखे थे। नाउ द सेम वे द स्वराज इन द प्लांटेशंस, मतलब प्लांटेशंस मतलब देखो, प्लांटेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते थे। तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या काम किया, दे दे प्लांटेड द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, लाइक जैसे आसाम थे, उन्होंने टी के गार्डन लगाए बहुत सारे इस तरीके से। तो उनके गार्डन को लगाने के लिए उनको क्या चाहिए, क्योंकि जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये इस जिस तरीके की जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इसमें ना मैन पावर चाहिए होती है बहुत सारे, मतलब आदमी मिलके ही कर सकते हैं, मशीनरी का यूज़ कम होता है इन प्लांटेशन, स्पेशली इन द टी। they required the manpowers, so they signed some contracts, वो कहलाते हैं हमारे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसके तहत क्या होता है कि वो साइन करके आसाम आते हैं वर्कर्स, और उनको एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर रख दिया जाता है, ना तो वो वहाँ से बाहर जा सकते, ना किसी को बुला सकते, ना वो अपने गांव जा सकते जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन रहता है। तो द वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्वराज। तो जब स्वराज शुरू हुआ तो उन्होंने अपने तरीके से लिया स्वराज को, ठीक है। उनको ये लगा कि द गांधी एज हैड कम, सो दे कैन मूव फ्रीली इन द आसाम एरियाज एंड दे कुड गो बैक टू देयर होम, ऐसा उन्होंने कुछ एज्यूम किया। बट ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो वो उस एरिया से, जो कन्फाइंड एरिया था, उससे निकल के अपने घर की तरफ चल दिए। बट दे डिडंट अवेयर अबाउट दैट द स्टीमर्स एंड द रेलवे एम्प्लॉयज आर ऑन द स्ट्राइक बिकॉज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हैड स्टार्टेड। सो दे वर caught by the police in the middle way, and they get back to the Assams and they were beaten brutally by the police। तो ये सब सिनारियो हुआ कि उनको बुरी तरीके से पीटा गया, वो रास्ते में पकड़े गए क्योंकि स्टीमर्स ने हड़ताल की हुई थी। तो इस तरीके से जो जो सिनेरियो था वो चल रहा था हमारा, ठीक है। तो बट ये सारा सिनेरियो हो क्यों रहा था, ये सारी सिचुएशंस क्यों क्रिएट हो रही थी, बिकॉज व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड, सो द विजन was not clear. The Congress leaders did not explain why we are starting the non-cooperation movement and what is our vision, ना, which way we will continue this non-cooperation movement। ये कुछ डिसएडवांटेज रहे हमारे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। और फाइनली आगे नेक्स्ट वीडियोस में विल स्टडी व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। सो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you are getting some points about the chapter second। So thank you again, thank you very much।